हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। फ्रेंड्स, सोचिए कि आपको ये पता चले कि आज के बाद इंग्लिश बंद, मतलब इंग्लिश स्कूल में नहीं पढ़ाई जाएगी। हाउ विल यू फील? आपको कैसा एहसास होगा? यानी कुछ जिन्हें इससे कोई नाता नहीं है ना, जिन्हें क्रिटिकल लगता है, उन्हें आनंद आएगा। लेकिन बाद में ये पता चले कि नहीं, इंग्लिश की जगह चाइनीज पढ़ाई जाएगी, देन हाउ विल यू फील? ओके, उस कंडीशन में क्या होगा? हिंदी नहीं पढ़ाई जाएगी, उसकी जगह आपको स्पेनिश पढ़ाया जाएगा। आप कैसा फील करेंगे उस कंडीशन में जब आप अपने मदर टंग, अपनी मातृभाषा से कट जाएंगे? क्योंकि हम अपने मातृभाषा में ही अपने आप को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और रिलैक्स महसूस करते हैं, ठीक है ना? और वही हमसे छिन जाए तो कैसा लगेगा? आज का हमारा लेसन इसी पर आधारित है, जिस लेसन का नाम है द लास्ट लेसन। ये फ्लेमिंगो से लिया गया है और इसके राइटर हैं अल्फोंस डार्डेट। अल्फोंस डार्डेट का जन्म 1840 में हुआ था और इनकी डेथ 1897 में हुई। ये फ्रेंच के एक जाने माने राइटर थे, ठीक है ना, नॉवलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। इस लेसन में, द लास्ट लेसन में, इसमें उस समय की कंडीशन रखी गई है, उस समय की सिचुएशन है जब फ्रैंको रशियन वार हुआ था। यानी फ्रैंको प्रशियन वार यानी प्रशिया क्या है? प्रशिया इज अ पार्ट ऑफ, ओके, प्रशिया इज एन इंपॉर्टेंट स्टेट ऑफ जर्मनी। ये जर्मनी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेट है। और यहाँ पर जो है, इसने क्या किया था? फ्रांस को डिफीट किया था, फ्रांस को पराजित किया था, और वो सन था 1870 से 71। इस पराजय में, फ्रांस के इस पराजय में, ठीक है ना, अब प्रशिया के लिए जो लीड किया था, जो मेन रोल जिन्होंने निभाया था, वह थे बिस्मार्क। बिस्मार्क को प्रशिया यानी जर्मनी का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि यदि बिस्मार्क नहीं होते तो जर्मनी कई भागों में डिवाइड हो जाता, ठीक है ना, जर्मनी एकत्रित हो ही नहीं पाता, ठीक है ना। इसलिए इन्हें वहां का जनक कहा जाता है। इनका पूरा नाम ओटो वॉन बिस्मार्क है। ये एक पॉलिटिशियन, एक डिप्लोमेट, स्टेट्समैन वहां के हैं, और इन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, किसके में? यानी पूरे जर्मनी के यूनिफिकेशन में, ठीक है ना, यानी पूरे जर्मनी को एकत्र करने में इनका बहुत बड़ा रोल रहा। एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, आपके में नहीं, लेकिन आप आगे पढ़ेंगे, हो सकता है कि हाँ आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दें, ठीक है ना, यूपीएससी, एसएससी एटसेट्रा, तो उसमें कभी ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हु इज नॉन द बिस्मार्क ऑफ इंडिया? यानी भारत के बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो भारत का बिस्मार्क कौन है? भारत के बिस्मार्क हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। जिस तरीके से बिस्मार्क ने पूरी जर्मनी को यूनिफाइड करके यानी जोड़कर रखा, उसी प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी जो हमारे पूरे भारत को संगठित करके रखा। क्योंकि 1947 में जब भारत आजाद हुआ था, उस समय अंग्रेज चाहते थे कि भारत कई रियासतों में, तब क्योंकि वहां रियासतें थी, अबाउट 562 से शायद 565 के करीब रियासतें थी, और ये रियासतें सभी चाहती थी कि हम स्वयं राजा बने। और यदि ऐसा होता तो भारत में न जाने कितने देश, 562 से 565 देश बन जाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि लौह पुरुष, द आयरन मैन ऑफ इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसे एकत्रित करके रखा। खैर, हम अपनी चैप्टर पे आते हैं। जब प्रशिया
प्रसिया ने इस पर आक्रमण किया। उस समय उसने फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम लॉरेन और एल्सेस है उसे अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है ना। जब कब्जे में ले लिया तो फिर तो वहां के अनुसार ही, यानी जर्मनी के अनुसार वहां पे रूल्स फॉलो किए जाएंगे, वहां के लोग फॉलो किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया कि पूरे जो है उस एरिया को कैप्चर कर लिया और उनका जो है शासन होने लगा। किसका? जर्मनी का। यहां पर 2 मेन कैरेक्टर हैं। प्रोटोगोनिस्ट मींस होता है कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर्स। इस स्टोरी में 2 मेन कैरेक्टर हैं, एक है एम हैमल और दूसरा है फ्रेंच। एम हैमल एक टीचर है। ये स्कूल का एक सीन है। ये पूरा जो है सीन कहां पे है? स्कूल में है और पूरी जो है एक्टिविटी ये स्कूल में ही हो रही है, ठीक है ना। ये टीचर और स्टूडेंट के बीच के एक रिलेशन के बारे में, उनके बीच के जो है शुरू में हुए डिस्प्यूट के बारे में, ठीक है ना, उनके बीच के लाइक और अनलाइक के बारे में, पसंद नापसंद के बारे में इसमें बताया गया, राइट। तो यहाँ पर पहला कैरेक्टर एम हैमल जो कि एक टीचर है। ही इज वेरी स्ट्रिक्ट, ही इज वेरी डिवोटेड टू हिज स्टूडेंट्स, ओके। पैट्रियोटिक फीलिंग वाले यानी देशभक्ति की भावना वाले, ठीक है। एक ईमानदार शिक्षक है जो कि चाहते हैं कि हमारा स्टूडेंट कुछ सीखे। हर टीचर चाहता है, ठीक है ना, हर टीचर चाहता है कि उसका विद्यार्थी आगे बढ़े। अगर विद्यार्थी कुछ बन गया तो उसे ऐसा फील होता है कि हाँ, स्टार उसके कंधों पे लग गए। मेरे साथ भी यही है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंच। फ्रेंच कैसे? फ्रेंच जो है एक सेंसिटिव स्टूडेंट है, ऑनेस्ट भी है, ठीक है ना। ऑनेस्ट इसलिए हम कह सकते हैं, आप कहेंगे कि स्टोरी में इसमें ऑनेस्टी कहाँ है? ऑनेस्ट इसलिए भी है कि यदि हम गलती करते हैं और उस गलती को स्वीकार कर लेते हैं तो हम क्या करेंगे? आगे से गलतियां नहीं करेंगे। एक व्यक्ति गलती पे गलती करता है क्योंकि वह मानता ही नहीं कि मैंने गलती की है, लेकिन यहाँ फ्रेंच ने अपनी गलती को स्वीकार किया है, ठीक है ना। इसलिए ये मान सकते हैं कि फ्रेंच एक ऑनेस्ट स्टूडेंट, ओके। हम कहानी में चलते हैं। कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि फ्रेंच को स्कूल जाना है, लेकिन फ्रेंच स्कूल जाने का अनिच्छुक है। ही इज रिलक्टेंट टू गो टू स्कूल, ही इज नॉट इंटरेस्टेड टू गो टू स्कूल। क्यों? इसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि एम हैमल ने कहा है कि स्कूल में आपको कल आना है एंड यू हैव टू प्रिपेयर द पार्टिसिपल्स, द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स यू हैव टू लर्न। आपको पार्टिसिपल के पूरे रूल्स याद करने हैं। एंड इफ यू डोंट डू यू विल बी पनिश्ड, और यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। इस डर से ये चाहता है, कौन? फ्रेंच ये चाहता है कि हम स्कूल जाएं ही नहीं, बंक कर दें, घर में रह जाएं। लेकिन एक प्रकार की जो है प्रॉब्लम्स है कि यदि घर में रहता तो घर वालों को जवाब देना पड़ता, पेरेंट्स को जवाब देना पड़ता कि व्हाई आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल। और यदि बाहर कहीं बंक करता कि चलो भाई कहीं बैठ जाए किसी पेड़ के नीचे, किसी गार्डन में, ठीक है ना, जाके पार्क में बैठ के जो है समय व्यतीत कर लें, तो बाय द वे प्रशियंस सोल्जर्स आ जाते तो उस कंडीशन में क्या हाल होता? ही विल हैव टू रिप्लाई देम ऑल्सो, और इसके बारे में घर वालों को भी पता चल जाता और स्कूल को भी पता चल जाता। इसलिए उसने डिसीजन लिया कि छोड़ो यार, स्कूल ही चलते हैं। एम हैमल की थोड़ी डांट खानी पड़ेगी, 1-2 डंडे खाने पड़ेंगे, ये सहन कर लेते हैं। वह स्कूल के लिए तैयार हुआ। बेचारा स्कूल के लिए पहले ही लेट हो चुका था। स्कूल के रास्ते में वहां पर एक स्क्वायर पड़ता था, चौराहा पड़ता था, जहां लोग इकट्ठे होते थे। वहां एक बुलेटिन बोर्ड होता था। बुलेटिन बोर्ड मतलब है नोटिस बोर्ड, ठीक है ना। और उस नोटिस बोर्ड पर पिछले 2 सालों से बुरी बुरी खबरें आ रही। जर्मनी से कहीं आदेश आ रहा है, प्रशियन सोल्जर्स का आदेश आ रहा है, इस चीज को फ्रेंच पीपल के ऊपर जो है इम्प्लीमेंट करना है। इसलिए इन सब चीजों से जो है वह तंग आ चुका था कि कुछ ना कुछ जो है नया और बुरी खबरें आ रही हैं। आज हम इस खबर को नहीं देखेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी स्कूल के लिए लेट हो चुके हैं और हमें स्कूल जाना है। और वह क्या है, उसको इग्नोर कर आगे की ओर चला जाता है। आगे की ओर जाता है, लेकिन बीच में ही वहां पर अप्रेंटिस,
हॉजर एटसेट्रा वहां खड़े होते हैं, वो भी जो है बुलेटिन बोर्ड के जो है न्यूज को पढ़ रहे होते हैं, और जब वे फ्रेंच को देखते हैं तो ये कहते हैं कि बब, व्हाई आर यू सो फास्ट, डोंट गो सो फास्ट, यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम नाउ, अब तो तुम्हारे पास काफी समय है, ठीक है ना। फ्रेंच बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, बड़े टेंशन में आ जाता है, उसे बड़ा अजीब सा लगता है कि ये क्या फालतू की बकवास कर रहे हैं, मैं तो पहले से ही स्कूल के लिए लेट हो चुका हूं और ये कह रहे हैं कि अब तुम्हारे पास बहुत समय है। वह फिर से जो है स्कूल के दिशा में अपनी रफ्तार बढ़ा देता है। स्कूल क्या, एम हैमल का एक गार्डन है जहां पर उन्होंने स्कूल बनाया, पिछले 40 वर्षों से वह स्कूल में पढ़ा रहे हैं। वह जाता है तो स्कूल स्कूल जैसा दिखाई नहीं देता। स्कूल जैसा कैसे? जब पहले जाता था तो उस कंडीशन में स्कूल में घुसने से पहले यानी गली तक शोरगुल की आवाज आती थी, कुछ बच्चे चिल्लाते होते थे, कुछ बच्चे जो है पढ़ रहे होते, ठीक है ना, चिल्ला चिल्ला कर 2 1 जा 2 2 3 जा 4, यानी वो अपनी जो है फ्रेंच लैंग्वेज में बा बे बी बे एटसेट्रा। लेकिन आज कुछ नहीं, बिल्कुल शांत माहौल। टीचर्स के रूलर की यानी डंडे की थपथपाने की आवाज आती थी, बच्चों को शांत करने के लिए कहा जाता था, टीचर जो है चिल्लाता रहता था, बच्चे कूदते फांदते चिल्लाते हुए यानी सुनाई देते थे, परंतु आज ऐसा कुछ भी नहीं। फ्रेंच ने सोचा कुछ तो गड़बड़ है। वह अपने क्लासरूम के पास जाता है, हल्की सी कहीं से जो है वह देखता है कि उस क्लास में सारे बच्चे शांतिपूर्ण स्थिति में बैठे हुए, चुपचाप बैठे हुए, कोई किसी प्रकार की कोई आवाज नहीं कर रहा है। उसने कहा बात किया, देखा कि एम हैमल चहलकदमी कर रहे हैं, ठीक है ना, वहां पर जो है इधर से उधर हो रहे, उनके जो है कांख में उनका रूलर यानी डंडा दबा हुआ है। थोड़ा डर तो ये भी था, बिकॉज ही हैड बीन लेट फॉर द स्कूल, स्कूल के लिए लेट भी हो गया था। खैर उसने कहा अब आ तो गए ही, वह आने के लिए परमिशन मांगता है। अब बहुत ही आसानी से, बहुत ही पोलाइटली मिस्टर एम हैमल फ्रेंच को क्लास में एंटर करने के लिए आदेश देते हैं, आप आइए, परमिशन दे देते हैं। वह अंदर जाता है। अंदर जाते समय उसे एक चीज और भी बड़ी अजीब है, वह अंदर जाता है तो देखता है कि स्टूडेंट्स तो बैठे हुए हैं, लेकिन फॉर्मर मेयर, हॉजर, पोस्टमास्टर, फॉर्मर पोस्टमास्टर और विलेजर्स, गांव के कुछ लोग पीछे बैठे हुए हैं। वह सोचने लगता है कि आखिर बात क्या है यार, आज इस तरीके की ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से स्कूल में का माहौल शांत है, ठीक है ना। फिर उसे याद आती है कि वो कह रहा था कि हाँ अब तुम्हारे लिए टाइम ही टाइम है। आज एम हैमल भी अपने जो है एक नए अंदाज में, नए ड्रेस में, उस ड्रेस में जो कि वह कभी कभी पहनते थे, या तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे पर पहना करते थे अथवा स्कूल में कोई प्रोग्राम हो, कोई फंक्शन हो, कोई पार्टी हो, उस कंडीशन में पहना करते थे। आज ऐसा क्या है, वह जो है क्वेश्चन उसके दिमाग में। इन सब चीजों को सोचते सोचते अचानक जो है एम हैमल की आवाज उसे सुनाई। एम हैमल ने कहा कि टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू द लास्ट लेसन, द लास्ट फ्रेंच लेसन। He was unable to understand what M. Hamel was saying. उसे समझ में नहीं आ रहा था, धड़कनें उसकी तेज हो रही थी कि अब इन्होंने क्या कह दिया कि लास्ट लेसन, वह जो है लास्ट लेसन एम हैमल पढ़ाने के लिए हमें जा रहा है। बेचारा ये सोचता है। उसके बाद जो है एम हैमल फिर से कहते हैं, The order has come from Berlin that from tomorrow, means from the next day, only German will be taught in the schools of Alsace and Lorraine. French will not be taught. The German language will be implemented
जैसे ही ये सुनता है वह, वैसे ही जो है ये समझ जाइए कि पसीना पसीना हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि सब कुछ खो गया। इस बात का ध्यान रखें। द थिंग्स दैट वी हैव नाउ आर नॉट केयर्ड बाय अस। जो चीजें हमारे पास आज हैं, हम उनकी परवाह नहीं करते, उनकी केयर नहीं करते। हम दूसरी चीजों को देखते हैं, उन सब चीजों की लालसा होती है। आज तुम्हारे पास साइकिल है तो तुम्हारी मोटरसाइकिल की लालसा होगी, मोटरसाइकिल है, ठीक है ना, तो तुम कार के बारे में सोचोगे। अगर छोटी मोटी कार है तो तुम ऑडी, ठीक है ना, रोल्स रॉयस पे जाओगे। और भी वो भी आ गई तो फिर तुम्हारा जो है मुंह ऊपर की ओर उठ जाएगा कि काश मेरे पास प्लेन होता, ठीक है ना। क्योंकि इच्छाएं ये हमेशा प्रबल होती हैं, ये बढ़ती ही चली जाती हैं। जहां पर आप हैं, जिस सच्चाई पर हैं, उसको आप स्वीकार करना ही नहीं चाहते। यही हाल फ्रेंच का हो गया। फ्रेंच को जब फ्रेंच पढ़ाई जाती थी उस कंडीशन में, उसका उसमें मन नहीं लगता। कहीं घूमने जाना, ठीक है ना, स्कूल के टाइम पर चिड़ियों के घोंसलों में अंडे तलाशना, इधर उधर भटकना, ठीक है ना, पढ़ने में मन ना लगाना, पौधों में स्कूल के ही जो है गार्डन में पानी देना, मछलियां पकड़ने के लिए जाना, ठीक है। लेकिन आज उसे ऐसा लगता था कि व्हाई couldn't I learn my own language? Why couldn't I study or read my saint about my saints? ठीक है, उनके इतिहास को, अपने संतों के इतिहास को बारे में मैंने क्यों नहीं जाना, हमने फ्रेंच लैंग्वेज क्यों नहीं सीखी, ठीक है ना। इस तरीके के क्वेश्चन उसके दिमाग में आने लगे। ही वॉज अनेबल टू बिलीव, वह इस बात को समझने में, इस बात को विश्वास करने में असमर्थ था कि क्या जो एम हेमल कह रहे हैं वास्तव में सही है, या एम हेमल वॉज किडिंग विथ अस, हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। एम हेमल ने फिर वहां जितने भी स्टूडेंट्स थे, जो फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्टमास्टर, हॉजर, अप्रेंटिस, विलेजर्स, उन सभी को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इन बच्चों की जो पढ़ाई नहीं हुई, इन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज सही से सीखा नहीं। उन्होंने कहा कि तुम फ्रेंचमैन होने का जो है सिर्फ बहाना बनाते हो, तुम एक केवल ठप्पा लगाए हुए हो कि तुम फ्रेंचमैन हो, लेकिन ना तो फ्रेंच सही तरीके से तुम्हें बोलना आता है और ना ही लिखना आता है। यू डोंट नो हाउ टू राइट और स्पीक फ्रेंच इन प्रॉपर वे। आप केवल बहाना बनाते। उन्होंने कहा इसमें दोष आपके गार्जियन का भी, आपका भी है और मेरा भी। आपके गार्जियंस का इस तरीके का दोष है कि आपके पेरेंट्स भी नहीं चाहते थे कि आप पढ़ें। वे चाहते थे कि मेरा बेटा या तो खेतों में काम करे या किसी फैक्ट्री में काम करे जिससे कुछ पैसे आए। मैं भी बहाने बना देता था, मैं भी ये सोचता था, मैं पढ़ाने के टाइम पे कभी आपको ये कह देता था कि जाओ हमारे गार्डन में पानी दो, ठीक है ना, पौधों को पानी दो। कभी ये कहता था कि मैं फिशिंग करने के लिए जा रहा हूं और आज तुम्हारी छुट्टी है, और तुम्हें भी आनंद आ जाता था। उन्होंने अपने आप को भी दोषी ठहराया, इसके लिए गार्जियन को भी दोषी ठहराया और स्टूडेंट्स को भी दोषी ठहराया। ध्यान रखिए, अगर स्कूल में आप नहीं पढ़ते हैं तो आप सिर्फ अपना नुकसान कर रहे हैं। गार्जियन कितने दिन है, टीचर्स को पैसा मिल ही रहा है, डायरेक्टर को पैसा मिल ही रहा है, वो अर्निंग कर रहा है, नुकसान में कौन है, आप है। इसलिए जो काम आपको दिया गया है उसको बहुत ही ईमानदारी से कीजिए, नहीं तो फ्रेंच की तरह अफसोस रखने के अलावा, ठीक है ना, और कुछ भी नहीं होगा। आपको सिर्फ अफसोस रह जाएगा कि काश मैं ऐसा कर लेता, लेकिन तब तक बहुत कुछ चला जाता है। और वही कहावत है कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुन गई खेत, यानी फ्रेंच के साथ भी ऐसा ही।
एम हेमल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में कहा कि फ्रेंच लैंग्वेज दुनिया की सबसे जो है लॉजिकल लैंग्वेज है, तार्किक, सबसे क्लियरेस्ट लैंग्वेज है, सबसे जो है क्लियरेस्ट, सबसे जो है शानदार भाषा है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपने लैंग्वेज को संभाल कर रखना चाहिए। संभाल कर रखना का मतलब क्या है कि अपने लैंग्वेज को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि यह तुम्हारे स्वतंत्रता की, यह तुम्हारे जेल की कुंजी है, यह तुम्हारे ताले की कुंजी है जो कि तुम्हें आजाद करवाएगी। ठीक है ना। यदि आप अपनी लैंग्वेज भूल गए, अपने ट्रेडिशन को भूल गए, ठीक है ना, अपनी जो है वहां के कल्चर को भूल गए, तो फिर आपका अस्तित्व क्या रहा? आप तो खत्म हो गए। देयर इज नॉट योर एक्सिस्टेंस एनीवेयर। आपका अस्तित्व पूरी तरीके से जो है खत्म हो गया। अगर आप अपनी लैंग्वेज ट्रेडिशन और कल्चर को, जो देश भूल गया वह फिर मिट गया, वह दूसरे में क्या हो गया? सम्मिलित हो गया, उसका कोई भी अस्तित्व नहीं रह गया। एम हेमल ने कहा कि फ्रेंच लैंग्वेज दुनिया की सबसे अच्छी लैंग्वेज है, सबसे क्लियरेस्ट लैंग्वेज है, लॉजिकल लैंग्वेज है, इसको कभी भूलना नहीं। और यदि तुम याद रखोगे तो इस कंडीशन में कभी ना कभी तो तुम जो है स्वतंत्रता की बेड़ियों से हट जाओगे और एक बार फिर से स्वतंत्र हो जाओगे। हमारा देश भारत 300 वर्षों तक लगभग गुलाम रहा, अंग्रेजों के गुलाम। इसके पहले मुगल आए, बाहर से आए, लगभग 700 वर्षों तक उसका गुलाम रहा। लेकिन हमने अपने कल्चर को नहीं खोया, हमने अपने ट्रेडिशन को नहीं खोया। ठीक है ना। हमारा कल्चर, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, ठीक है ना, आज भी जिंदा है। और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ठीक है ना, चाहे रसिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे दुनिया के बड़े बड़े देश हो, वह सभी फॉलो करते हैं। देयरफॉर वी आर नोन एज भारतीय, ठीक है ना, इंडियन जाने जाते हैं। उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में ये सब बातें कही। फ्रेंच सोच रहा था, उस समय क्लास में बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस था। अगर किसी चीज की आवाज आ रही थी तो वह पेन से लिखने की, पेन और पेपर पे चलने की, क्योंकि एम हेमल उस दिन सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाना चाहते थे, सभी के बारे में वो बताना चाहते थे। ठीक है, इसलिए बच्चे वहां नोट भी कर रहे थे। एक पतंगा भी यानी बीटल उस क्लासरूम में आया, लेकिन उस बीटल पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन पहले क्या होता था कि जैसे ही कुछ ऐसा होता था, सभी क्लास में जो है शोरगुल मचाने लगते थे, कोलाहल का माहौल हो जाता था। लेकिन आज किसी को भी किसी चीज से मतलब ही नहीं। सभी लोग एम हेमल की बातों को बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। यहां तक कि फ्रेंच भी ये कह रहा था कि आज मुझे क्या हो गया है कि पता नहीं, कि आज एम हेमल की सारी बातें मेरे समझ में आ रही, जो भी वे कुछ कह रहे हैं, एक एक शब्द मेरे समझ में आ रहा है। पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसा लग रहा है कि या तो एम हेमल बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हैं, या मैं बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा रहा हूं। या तो एम हेमल वो कंडीशन है कि वह अपनी सारी एनर्जी, सारे ज्ञान को आज हमें लुटा कर जाने वाले हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से उनकी एक एक बात हमारे समझ में आए। इन सभी चीजों को सोचते हुए अचानक उसका ध्यान कबूतरों पे जाता है। वहां पिजन्स होते हैं, ठीक है ना, और वो ये सोचता है कि क्या जो कबूतर जो अपनी आवाज निकालते हैं, जर्मन यानी प्रशियंस ये भी इंप्लीमेंट करेंगे कि हाँ, कबूतर भी उनकी ही भाषा में आवाज निकाले? नहीं, जानवरों पर किसी का जोर नहीं, प्रकृति पर किसी का जोर नहीं है, जोर है इंसानों पर। ठीक है ना, प्रकृति पे जोर नहीं है, उस पर जोर नहीं है, ठीक है ना, इंसानों पे जोर है। इसलिए तो उन्होंने जो है उन्हें बंदी बना लिया, उनके एरिया को कब्जा कर लिया। एम हेमल इन सब बातों को कहते हुए जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। फ्रेंच ने एम हेमल को वह देखता रहा। एम हेमल आज बहुत ही जो है सादगी, ठीक है ना, बहुत ही अच्छे फ्रेंच को महसूस हो रहे थे।
एम हेमल कभी लेफ्ट में देखते, कभी राइट में देखते। राइट में वो देखते, वह अपने गार्डन को देखते, बिकॉज ही हैड स्पेंट हिज 40 वैल्यूएबल ईयर्स इन दैट स्कूल। वहां पर उन्होंने अपने 40 बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष वहां व्यतीत किए थे, और अब उस जगह को उन्हें छोड़कर जाना था। और वह भी किस लिए? क्योंकि एक ऑर्डर आया था बर्लिन से कि नाउ ओनली द जर्मन विल बी इम्प्लीमेंटेड इन द स्कूल्स ऑफ फ्रांस, एल्सेस एंड लॉरेन, और इसकी वजह से उन्हें वहां पे जाना था। बहुत बेचारा परेशानी में वे नजर आ रहे थे, ठीक है ना, क्योंकि वह कहीं भी हम रहे, हम 4-6 साल भी रहे, तो वहां से क्या है, अटैचमेंट हो जाता है, हमारे एहसास जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। ऐसा ही एम हेमल ने तो वहां अपनी पूरी जिंदगी खपा दी थी। 40 वर्षों तक वह वहां पर जो है उन्होंने पढ़ाया था, वहां के लोगों के साथ रहे थे। अब इस तरीके से जाना उन्हें जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इसलिए वहां की सारी चीजें जो थी, कुछ पौधे उगाए थे उन्होंने जो पेड़ बन गए थे, ठीक है। इसके अलावा फ्लावर्स, वहां के जो है पूरे नेचर, उन सभी को वह अपनी आंखों में बसाना चाहते थे। अंदर उनकी सिस्टर वह ट्रंक तैयार कर रही थी, बॉक्स तैयार कर रही थी, क्योंकि अगले ही दिन उन्हें उस जगह को छोड़कर जाना था। एम हेमल ने वहां पर फिर जो है एक घंटी बजी, 12 o'clock का स्ट्राइक हुआ। एम हेमल काफी उदास थे। उधर से ही जो प्रशियन सोल्जर्स की ड्रिलिंग भी हो रही थी, और एम हेमल ने ब्लैक बोर्ड पर बड़े बड़े लेटर में लिखा, विवे ला फ्रांस, VIVELAFRANCE, जिसका अर्थ था विवे ला फ्रांस का, ठीक है ना, कि फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस, यानी फ्रांस अमर है। एम हेमल के हाथों से वह चौक भी सही तरीके से नहीं चल रहा था, ठीक है ना। वह फिर से एक बार नजर नहीं मिलाना चाहते थे, देखना नहीं चाहते थे, मन नहीं हो रहा था, बहुत ज्यादा जो है वह दुखी हो गए थे। उन्होंने इशारा किया सभी से कि आप जाइए, क्योंकि स्कूल हैज बीन डिसमिस्ड, यानी स्कूल आज खत्म होता है, ये लास्ट लेसन जो है खत्म। हमारे कहने का मतलब है कि हम जहां से हमें जुड़ाव होता है, जहां लगाव होता है, वहां से जाना, उस जगह को छोड़ना हमारे लिए काफी कठिन होता है। इस लेसन से हमें यह भी सीख मिलती है कि समय रहते हुए हमें अपने सारे कार्यों को कर लेना चाहिए। यदि ऐसा नहीं तो फिर वो जो है यूजलेस हो जाता है, ठीक है ना, बेकार हो जाता है, ठीक है। हम हाथ मलते रह जाते हैं, जो कि फ्रेंच की स्थिति हुई। ओके, दिस इज द समरी कह सकते हैं, या ओवर एनालिसिस ऑफ द लास्ट लेसन। आप ये पार्ट है, ये देखिए, इसमें ये पूरा दिया गया है इसके बारे में, इसको आप एक बार देख सकते हैं अच्छी तरीके से। ये पूरा एनालिसिस में 3 चीजों का ध्यान रखना है कि यहाँ फ्रांस है, ये फ्रेंच है, और ये फ्रेंच है। तीनों एक जैसे लगते हैं। फ्रांस इज द नेशन, फ्रेंच लैंग्वेज एंड पीपल, और फ्रेंच कौन है, ये कैरेक्टर है। तो इसमें जो क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, वह पहले कैरेक्टर वाइज कैरेक्टर स्केच कर लेंगे एम हेमल और फ्रेंच के ऊपर। दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो इसकी समरी हो जाएगी, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन में वहां की सिचुएशन क्या है, मेंटलिटी, मनोवृत्ति, ठीक है, वो एम हेमल की, फ्रेंच की, उसके बारे में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक पल के लिए वे पॉजिटिव होते हैं, शुरू में निगेटिव और दूसरे पॉजिटिव। वही है कि एम हेमल को, यानी फ्रेंच बिल्कुल जो है देखना नहीं चाहता था। वो तो वो टीचर थे, इसलिए वहां पर जो उनके यहाँ पढ़ना, लेकिन जब ये हुआ कि हाँ वो जा रहे हैं, ठीक है ना, अब फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, फिर उसकी ये इच्छा होने लगी, काश एम हेमल जाते। ओके फ्रेंड्स, that is the end of the lesson. Thank you.